नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हमारी जो पिछली कक्षाओं के अंदर जो करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 16 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में तथा साथ ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो में जितने भी प्रश्न का अध्ययन करेंगे वह पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जो प्रतियोगिता चल रही है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है या किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे हम, जिसमें ऑप्शन ए है किरण जॉर्ज, बी कु ताकासाही, सी प्रियांशु रावत तथा डी सुनेहा शर्मा। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 जो पहला संस्करण था यह खेल 2010 से शुरुआत हुआ था और हाल ही में किरण जॉर्ज ने यह प्रतियोगिता या इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 सुपर 100 खिलाड़ियों में से यह खिताब अपने नाम किया है। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 जो पहले 2023 में पहला खेल हुआ था वो 24 जनवरी से 19 जनवरी के मध्य खेला गया था, जिसमें सुपर 500 खिलाड़ी ने भाग लिया था। और यह अब जो खेल चला है 5 सितंबर से 10 सितंबर, यह इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का सुपर 100 खिलाड़ियों के मध्य खेला गया है। इसमें बैडमिंटन रैंकिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मैं आपको बताऊं, किरण जॉर्ज एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने हाल ही में जापान के खिलाड़ी कु ताकासाई, जो कि हाल ही में जापान 82वीं रैंक पे हासिल है, और भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो 39वीं रैंक पे हासिल है, इन्होंने जापान के खिलाड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। मैं आपको दोबारा बता दूं, इंडोनेशिया मास्टर 2023 का जो 2023 में पहला खेल जिसमें सुपर 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और अब जो खेल चल रहा है सितंबर माह में उसमें सुपर 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने यह पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। और यह मैं आपको यह भी बता दूं, यह इंडोनेशिया में पेंचिंग नाम की एक जगह है, वहां पे यह खेल चल रहा है और इसका हाल ही में जो संस्करण चल रहा है वह चौथा संस्करण था। मैं आपको डिटेल के बारे में बात करें तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर ये जो काबिज किरण जॉर्ज जापान के कुसाकी को हराया है। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले, आज तक जो फाइनल चौथा संस्करण हो गया, इसमें फाइनल तक जो पहुंचने वाले हैं वो एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम किरण जॉर्ज है। और ये बहुत ही शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला या हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब जो प्रोग्राम है वह लॉन्च किया गया था, वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ए डॉक्टर अमित देसाई, बी राजनाथ सिंह, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में नई दिल्ली में जो CISR अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो भारत की एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला या अनुसंधान या रिसर्च संस्था है। तो मैं आपको बताऊं, इसका शॉर्ट फॉर्म CSIR है। इसके जो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
मैं आपको बताऊं CISR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और जो हाल ही में जो वन वीक वन लैब का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला अर्थात CSIR देश या दुनिया के लोगों के अपनी जो लैब है उस लैब में हो रहे काम की जानकारी को बताया जाना है, किस तरह उसमें इमोशनल हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है वह जनता तक पहुंचाया जाना इसका उद्देश्य है। साथ ही यह अभियान शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे कि विभिन्न क्षेत्र के जो इच्छुक छात्र हैं वो प्रयोगशाला में अनुसंधान गतिविधियों को या उनके बारे में सुविधाओं को बारे में जानेंगे भी, क्या खोज हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह देश की सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला CISR है। मैं आपको बता दूं, इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर N किलेश्वी है और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो शांति स्वरूप जो पुरस्कार थे, भटनागर पुरस्कार दिया गया था, वह इनके प्रथम महानिदेशक थे। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वन वीक वन लैब प्रोग्राम जारी किया गया है। और यह जारी करने वाली जो प्रयोगशाला या संस्था है वो देश की सबसे बड़ी संस्था CSIR के द्वारा किया जाएगा। यह अभियान शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों में के इच्छुक छात्र CSIR प्रयोगशाला की अनुसंधान गतिविधियां और सुविधाओं के बारे में जानेंगे और उनकी संभावनाओं से जुड़ेंगे। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सितंबर 2023 में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी इन्फोसिस तथा ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। तो मैंने आपको बताऊं, हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की एक सूची जारी की गई है, उस सूची में भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस को इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको इसके बारे में बात करूं तो यह इन्फोसिस कंपनी एकमात्र भारतीय कंपनी है, इसने टॉप 100 में से 64वां स्थान हासिल किया गया है। इस कंपनी का उद्देश्य यह है कि यह एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी या IT की कंपनी है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसे कहा जाता है, बेंगलुरु में इसे स्थापित की गई है। मैं आपको बता दूं, पूरे भारतवर्ष में इसके 9 सेंटर हैं और इसकी स्थापना पुणे के NR नारायण मूर्ति है, उनके द्वारा 2 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी सहायक कंपनियों की हम बात करें तो सहायक कंपनी ऑस्ट्रेलिया, चीन, मैक्सिको, इसमें भी ये कंपनियां जुड़ी हुई है। तो मैं आपको बताऊं, टॉप 100 सूची में से माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर की, एप्पल दूसरे नंबर की तथा अल्फाबेट कंपनी तीसरे नंबर की इसने स्थान हासिल किया है तथा भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस ने इस शीर्ष 100 सूची और टॉप 100 कंपनियों में से एकमात्र कंपनी है जो कि इनके अंदर शामिल की गई है। और मैं बता दूं, यह बेंगलोर में स्थापित की गई है। पिछली हम वीडियो में हमने पढ़ा था, टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार पत्रिका में टॉप 100 व्यक्तियों की एक सूची बनाई गई थी, जिसमें 3 भारतीयों को शामिल इसमें किया गया था। उसी सूची के साथ आज के हम वीडियो में बात की हैं टॉप 100 कंपनियां, जिसमें भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं।
यह एक आईटी कंपनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सितंबर 2023 में निम्न में से किस व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सीमांचल दास, ऑप्शन बी आशीष बंसल, ऑप्शन सी संजय कुमार मिश्रा तथा ऑप्शन डी नवीन कुमार या राहुल नवीन। तो मैं आपको बताऊं, प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो परिवर्तन निदेशालय के अंतरिम महानिदेशक राहुल नवीन को अभी नियुक्त किया गया है और यह वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा इसका स्थान करेंगे। आपके सामने जो फोटो है वो राहुल नवीन जी की है। मैं आपको बता दूं, परिवर्तन निदेशालय की बात करें तो यह भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक संगठन है जो आर्थिक अपराध जैसे कोई रिश्वतखोरी या अपराध के मामले में जो पैसा या अपराध के द्वारा कमाए गए रुपयों और विदेशी मुद्राओं के कानून के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। यह एक खुफिया और सुरक्षा संगठन है। मैं आपको बताऊं, प्रवर्तन निदेशालय का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और पूरे भारतवर्ष में इसके 5 कार्यालय हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। और हमारे आसपास में नजदीक इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसमें प्रवर्तन अंतरिम निदेशक के रूप में राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। इसके विशेष निदेशक के पद पर जो कार्य करने वाले हैं उनका नाम सीमांचल दास है। ये एक IRS अधिकारी भी हैं और राजस्व विभाग के अधीन ये एक वित्तीय एजेंसी है जिसका खुलासा करने के लिए यह कार्य करती है। आप एक बार तरीके से बोल सकते हो, अवैध रूप से कमाए हुए रुपयों का यह आकलन करती है। तो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से हाल ही में किस व्यक्ति को मास्टर कार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रजनीश कुमार, ऑप्शन सी रघुराम राजन तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, SBI के मुख्य निदेशक के पद पर कार्यरत रजनीश कुमार जी को हाल ही में मास्टर कार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं मास्टर कार्ड है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ये लोगो आपके सामने कभी कभी देखा होगा। जी हाँ, यह एक ATM जैसा एक कार्ड है। उस कार्ड के ऊपर लोगो जैसे हम ATM उपयोग करते हैं उस पर वीजा, ऐसे अनेक जो कंपनी है उस पर जो मार्का डला होता है। तो मास्टर कार्ड वीजा की तरह ही एक कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। यह एक अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनी है। तो मैं आपको बताऊं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर करने का एक साधन अर्थात एक कार्ड है। ATM की तरह ही ये कार्य करता है। यह बैंकों से बैंकों में अधिक मूल्य से या पैसे ट्रांसफर करने का एक कार्य है। इसका उपयोग वित्तीय अर्थात पैसों के लेन देन में या बैंकों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए भी किया जाता है। यह दिखने में बिल्कुल ATM की तरह होता है। मास्टर कार्ड जो एजेंसी है वो अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष के रूप में रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आप एक तरीके से कह सकते हो एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही इसका उपयोग लिया जाता है, जो कि पैसों के लेन देन में काम में लिया जाता है। आप जुड़े हैं IT एक्सपर्ट के साथ। आप करंट अफेयर की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें आज की क्लास 16 सितंबर की है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्न में से किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर तथा ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो मैं आपको बताऊं, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि
वायुमंडल के अंदर पृथ्वी और सूर्य के बीच समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत की संरक्षण करना या सुरक्षा करना। ओजोन परत के महत्व के बारे में जब जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 में मैं आपको बता दूं, जब अंटार्कटिका महाद्वीप पे पता एक ओजोन परत में छेद की तलाश की गई तो आज के दिन मॉन्ट्रियल या ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसी उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 2023 का हम बात करें विषय के बारे में तो इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा यह जो विषय है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, अर्थात इसका हिंदी में जब अनुवाद करें तो हिंदी में अनुवाद के दौरान पता ओजोन परत की ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना ही इसका विषय 2023 रखा गया है। हम ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। जानकारी के लिए बात करें कि पहला विश्व ओजोन दिवस 1994 से मनाया गया और तथा इसकी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में सितंबर 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 65 तथा ऑप्शन डी 12। तो मैं आपको बता दूं, सितंबर 2023 में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। यह स्पेशल उन कलाकारों को यह सम्मानित या इस सम्मान में उन कलाकारों को शामिल किया गया है जिन्हें अभी तक या पिछले 75 वर्षों में आज तक कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं, संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो यह भारत की राष्ट्रीय संगीत अकादमी है। इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 मई 1952 को की गई थी और यह कलाकारों अर्थात शिक्षकों को भी यह सम्मान दिया जाता है। हम बात करें इस सम्मान की तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 84 प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी यह प्रदान किया जाता है। मैं बताऊं, इस जब पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है, इस सम्मान के साथ में एक ताम्रपत्र, एक अंग वस्त्र के साथ में 1 लाख रुपए की पर्स मनी दी जाती है, अर्थात नकदी रुपए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाल ही में वर्ष 2023 के सितंबर माह में दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सूरत। तो मैं आपको बताऊं, सितंबर माह में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाएगा। बात करूं दिव्य कला मेले की तो इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पाद और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए 15 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक टाउन हॉल मेदागिन वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। यह प्रत्येक माह में बदलता रहता है। यहाँ पे मैंने सितंबर माह की बात की है, तो सितंबर माह में दिव्य कला मेला आयोजित वाराणसी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अर्थात NCMC
पेश करने का निर्णय लिया है, अर्थात लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में परिवहन विभाग के द्वारा NCMC, आपके सामने जो एक कार्ड है वह यह भी ATM की तरह लागू हो रहा है, पर इसका उपयोग आप किराए हेतु, अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाओगे तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसमें हर स्थान पर, जैसे पार्किंग हो गई, गाड़ी का चालान हो गया, अर्थात आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, रेलवे की टिकट, बस की टिकट, उन सभी में इस कार्ड के द्वारा आप पैसे का लेन देन कर सकते हो। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अर्थात NCMC लॉन्च करने की घोषणा की है। इस कार्ड के जरिए लोग विभिन्न सुविधाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे। इसमें बस, मेट्रो, ट्रेन, फ्लाइट, रेस्तरां और पार्किंग समेत सभी सुविधाएं शामिल की जाएगी, अर्थात सभी जगह यह जारी होगा, जिसमें आपको एडवांस में इसमें पैसे डलवा कर उसका ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में किस देश ने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो मैं आपको बताऊं, भारत ने हाल ही में ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मैं आपको बताऊं, ICC का निर्माण सन 2002 में हुआ था, जिसमें कुल 20 टीमों को शामिल किया गया है। 14 सितंबर 2023 तक ऑस्ट्रेलिया 26 भारतीय मैच में 118 की रैंकिंग के साथ ICC पुरुष फ्रेंडली टीम के रैंकिंग सबसे आगे है, जबकि सबसे कम रैंकिंग वाली टीम पापुआ न्यू गिनी 28 भारतीय मैचों में 4 की रेटिंग है। हम बात करें पूरी सीरीज की तो इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम 27 मैच खेले और अंक 3112 के साथ 115 की रेटिंग पे है। दूसरे स्थान पे पाकिस्तान जो कि 27 मैच में 3102 अंक के साथ 115 की रेटिंग पे है। भारत तीसरे स्थान पे है। चौथा स्थान इंग्लैंड जिसमें 28 मैच खेले 2942 अंकों के साथ 105 रेटिंग पे चल रही है। पांचवें स्थान पे दक्षिणी अफ्रीका, छठे स्थान पे न्यूजीलैंड, सातवें पे बांग्लादेश, आठवें पे श्रीलंका, नौवें पे अफगानिस्तान तथा 10वें स्थान पे वेस्ट इंडीज है। ये मैंने टॉप 10 टीमों की सूची बनाई है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़े रहने और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षाएं के अंदर, जिसमें हम ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।